हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। So last time we have discussed the topic aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. उसमें किसी को कोई डाउट है बेटा तो बताएं। हाँ जी, any doubt? No ma'am. No ma'am. So today we are going to start with the topic hyperconjugation. The fourth effect, hyperconjugation. This is also known as Baker-Nathan. इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, और इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, Baker-Nathan effect, no bond resonance, sigma pi conjugation. It is a permanent effect. और इसमें किसका डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा एंड पाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा एंड पाई. एक्चुअली इसके बारे में सबसे लेट डिस्कवरी हुई, लेट डिस्कवर हुआ. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन जो प्योर डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, मैंने बोला था, याद भी रख लो. हाँ जी, 1.34 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. अब मुझे बताओ, जो प्रोपीन है हमारे पास, प्रोपीन, इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? कोई कॉन्जुगेशन दिख रही है? रेजोनेंस तो नहीं है ना? अब ये जो डबल बॉन्ड है, साइंटिस्ट बहुत देर तक यही सोचते रहे कि ये क्या है, 1.34 एंगस्ट्रॉम, बहुत देर तक यही सोचते रहे. लेकिन बट एक्सपेरिमेंटली का मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किए गए, लाइक एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड होता है, क्रिस्टलोग्राफी होती है, जो बॉन्ड लेंथ के लिए यूज होती है, बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है. तो वहां से पता चला ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम नहीं है, इट इज मोर देन.
it is more than 1.34 angstrom. ये तो तभी होगा ना बेटा, मोर देन 1.34 तो मतलब प्योर डबल ना हो के उसमें कुछ सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया, ठीक है, नॉट प्योर डबल बॉन्ड. अब ये जो बॉन्ड है नॉट प्योर डबल बॉन्ड, इट इज नॉट प्योर डबल बॉन्ड, क्योंकि अगर ये प्योर होता तो एक्सपेरिमेंटली इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी आनी चाहिए, 1.34. it's not pure double bond, it has some single bond character, it has some single bond character, it has some single bond character, SBC बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड करेक्टर मतलब SBC, ठीक है. तो ऐसा क्यों हुआ, कहां से आया सिंगल बॉन्ड? आपने डे 1 से पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट होने का एक ही कारण होता है. द रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में डिस्प्लेस करे हैं, द रीजन फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या है? दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो ये जो कार्बन है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये हमारा क्या है sp3. अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में 33.33% क्या है? s करेक्टर है, और sp3 में मेरा क्या है? 25% s करेक्टर है. तो आप सबको पता है कि जो s करेक्टर होता है that is directly proportional to what? Electronegativity. कितनी होती है? मैंने आपको सिखाया था ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5. इसकी कितनी होती है? हाँ जी बोलो. डबल बॉन्डेड कार्बन की, ट्रिपल बॉन्डेड की 3.25 थी, इसकी कितनी थी? 2.75 के आसपास, ठीक है. तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसकी मैंने बताई थी ना कितनी होती है? 3.25. तो अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया? Which is more electronegative? The carbon having the more s character, ये खींचेगा अपनी तरफ. तो ये जो कार्बन है ये हमारा अल्फा कार्बन है, एंड हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन इज अल्फा हाइड्रोजन. sp2 के साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ जो डायरेक्टली sp3 अटैच्ड होता है ना, डायरेक्टली sp3 अटैच्ड होता है, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं. दैट इज अल्फा कार्बन. sp3 hybridized carbon directly attached to sp2 carbon is alpha carbon, and the hydrogen attached to alpha carbon is alpha hydrogen. तो अब इसमें हुआ क्या? द डिस्प्लेसमेंट. तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है. एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतनी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी. तो इसने करा क्या? ये नोट डाउन, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताती हूँ सारा. मैम 2.75 किसकी है? डबल बॉन्डेड कार्बन की बेटा. प्रॉक्स बता रही हूँ. तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ना. यस मैम. चले आगे, लिख लिया. इसके बारे में एक और बात लिख लेना, ये परमानेंट है. परमानेंट
तुम्हें पता है सारे ही परमानेंट थे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर, सिर्फ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो था वो हमारा जो है टेम्परेरी था। हाँ जी, चलिए आगे। यस मैम। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर, वही डबल हेडेड एरो बेटा, तो अगर आप देखो ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये कौन से है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। एग्री? तो कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे हैं? सिग्मा और पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस डबल बॉन्ड में क्या आ गया? देखो, जो तुम्हें प्योर डबल बॉन्ड लग रहा था उसमें क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया। यस मैम। अच्छा, इसकी अभी भी माइनर सी इंट्रैक्शन रहती है, ये पूरी तरह से नहीं टूटता। इसको नो बॉन्ड, देखो रेजोनेंस का नाम देने का मतलब क्या होता है? एटॉमिक न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, इसको नाम दिया गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो जहां पर वर्ड रेजोनेंस आ गया तो इसका मतलब है एटॉमिक न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिल सकते हैं। नो डाउट ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये डिस्प्लेस हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट एट ऑल, इसमें कोई शक नहीं है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो गई अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच की। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी अपनी जगह पर फिक्स है, तभी तो भी देखो डबल हेडेड एरो रेजोनेंस का साइन शो कर दिया गया। अगर मान लो ये बॉन्ड टूट जाता, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया, तो हम मैं इसको H पॉजिटिव ना दिखाती, यहाँ पे क्यों दिखाती? फिर तुम उसको रेजोनेंस बोल ही नहीं सकते अगर मैंने एटॉमिक न्यूक्लियस छेड़ दिया तो। ठीक है ना, अपनी जगह से हिला दिया। तो वो हाइड्रोजन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन चाहे चले गए हैं, पर अभी भी इनके थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन बाकी है। हाइड्रोजन अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, इसलिए रेजोनेंस का साइन है, तभी तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो, अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये अपना क्या था? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो भाई इसके भी कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक बार ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाँ जी समझ गए? ये इंट्रैक्शन है, दिस इज इंट्रैक्शन, वेरी वीक इंट्रैक्शन, यहाँ पे लिखो इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन। अभी तो रेजोनेंस का साइन हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारे क्या हैं? 1 2 3 4, ये क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, व्हाट इज दिस? These are the hyper conjugating structures. Hyper conjugating structures. तो हम इन स्ट्रक्चर्स में सभी एटॉमिक न्यूक्लियाई को वहीं पर दिखा रहे हैं जहां पर वो थे। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दिखाई है सिग्मा और पाई की,
और जब आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे बेटा, हाइब्रिड बनेगा यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी हाइपोथेटिकल है, लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हाइब्रिड में हम क्या दिखाएंगे, व्हाट विल वी शो इन द हाइब्रिड? कभी ये वाला H टूट गया, इसने सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे दिए, कभी इसने दे दिए, कभी इसने दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, सिंगल में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल। अल्फा गिवन होगा मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स बता रही हूँ ना मैं। मैम जो जो सिग्मा सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके डिस्प्लेस हो रहे हैं, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच की सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्प्लेस हो रही है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के। और अल्फा कार्बन की डेफिनेशन क्या है, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2। sp2 अल्फा कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड है। आप लिखना चाहते हो तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो अल्फा कार्बन की। हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन which is directly attached to, which alpha carbon is sp3 hybridized carbon which is directly attached to sp2 carbon। एक्सक्यूज मी जी बेटा, हम जो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाना है और जो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन दिखानी है वो दोनों अलग अलग सिंबल से दिखानी है? नहीं नहीं सेम से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। मतलब मुद्दा ये था कि जो प्रोटीन के अंदर डबल बॉन्ड था ना वो प्योर नहीं था, वो प्योर नहीं, उसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर कहाँ से आ गया, क्योंकि एक्चुअली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्प्लेस हो गई, और अगर सिग्मा डिस्प्लेस हुई तो पाई भी डिस्प्लेस होनी पड़ी, क्योंकि कार्बन में तो टोटल 4 ही बॉन्ड बनाने थे ना। और ये डिस्प्लेसमेंट का रीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बेटा एक बात बता दूं तुम सबको, इस टॉपिक में जो सबसे बड़ी बच्चे गड़बड़ करते हैं ना, अल्फा कार्बन की करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होनी क्या है, मतलब हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते कितने हैं, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आएंगे, 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन आपको आइडेंटिफाई करने नहीं आए ना इस टॉपिक के अंदर, तो टॉपिक खराब हो जाएगा सारे का सारा। तो मैंने इसीलिए अल्फा कार्बन की डेफिनेशन लिख दी है। तो वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से अटैच्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। तो मैम कार्बन के ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा ना, ज्यादा से ज्यादा इस हाइड्रोजन पे आ सकता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी ज्यादा से ज्यादा। वैसे हम शो करते नहीं है, अगर करना चाहते हो तो यहाँ आप कर सकते हैं, मतलब ये बारी बारी से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी ना बेटा। ये कार्बन तो एक तरह से देखो पूरे 4 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो मैम जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेटिंग तो हाइपर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ी बहुत इंटरेक्शन तो है ही है उस हाइड्रोजन की। हाँ बिल्कुल। अब देखो अगर बेटा वो हम बिल्कुल छोड़ देते तो फिर वो तो यहाँ से हट ही जाता। अगर कार्बन ने देखो इसको ना पकड़ा तो एटॉमिक न्यूक्लियाई तो डिस्प्लेसमेंट हो गई ना, तो फिर मैं रेजोनेंस का साइन कैसे लगा सकती हूँ, आप समझ रहे हो, रेजोनेंस का साइन कैसे निकाल सकती हूँ, मैं लगा ही नहीं सकती। अब तुम कहोगे कि साइंटिस्ट को इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि प्रोटीन एसिडिक नहीं होती। सुनो मेरी बात, अब बात समझ रहे हो, अगर और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो मेरी बात समझो कि जैसे मान लो ये 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, हम कहते हैं जी कुछ ऐसा हो गया, लेट अस सपोज ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो यहाँ से तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी। अगर मैं यहाँ बनाऊं CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH, मतलब एक मिनट ऐसा कुछ बना लूं CH या डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव
प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव आने से एसिडिक ना हो गया, तो लिटमस पेपर से टेस्ट नहीं कर सकते थे हम, ठीक है ना। जो सब्सटेंस H पॉजिटिव देते हैं वो एसिडिक नहीं होते, तो ये फिर अगर एसिडिक है तो हम चेक कर सकते थे ना लिटमस पेपर के थ्रू, पर ये तो एसिडिक होता ही नहीं, इट्स नॉट एसिडिक, प्रोपीन इज नॉट एसिडिक एट ऑल, नॉट एसिडिक। इससे पता चला कि H पॉजिटिव चाहे वो डिस्प्लेस, अच्छा फिर सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है डबल बॉन्ड के बीच में, तो कैसे आ रहा है? अच्छा फिर हमने क्या करा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पे देखा ना, ये यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने खींचे, अब खींचने को बचता क्या है बताओ, खींचने को बचेगा क्या, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और तो कुछ है ही नहीं है ना। तो फिर अगर मैं ऐसे बनाऊं ये तो गलत है, इसका मतलब एसिडिक करेक्टर है, लेकिन प्रोपीन किसी भी एंगल से एसिडिक नहीं होती, ये न्यूट्रल है, लिटमस पेपर से कुछ होता ही नहीं है, न्यूट्रल रहता है। तो इसका मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर वहीं पे रहा और उसकी इंटरेक्शन रही, ऑर्बिटल इंटरेक्शन रही उसके साथ थोड़ी बहुत, ठीक है। मैम Yes, पीछे ma'am. करना। ये हाइब्रिड बन गया ना एक तरह से, हाइब्रिड जो इन सबका मिक्सचर होगा। और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के लिए आप शॉर्ट में लिखोगे HCS, ये शॉर्ट टर्म्स क्योंकि बार बार आगे यूज होनी है ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स का। HCS मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। डन मैम। इसको लिखना है आप लोगों ने, यू वांट टू राइट, ये कुछ है नहीं वैसे समझाने के लिए बताया था ये तो मैंने। अच्छा अब नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ HCS क्या होता है, दैट इज 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आप देख रहे हो जैसे प्रोपीन में देखो, प्रोपीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये मेरा sp2 सिस्टम है, आपने सीख लिया अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है भाई, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन तक प्रोपीन में। इन प्रोपीन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आ जाएंगे, 1 प्लस कितने आ गए 4। 1 किसके लिए, जिसके बनाने हैं, 1 मैंने किसके लिए लिया, 1 फॉर मैंने प्रोपीन ले लिया, ये प्रोपीन है ना अपनी। 1 आप उसके लिए लोगे जिसमें आपने डिस्प्लेसमेंट करके बनाने हैं, 1 उसके लिए ले रहे हैं आप जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करके बनेंगे, और कितने बनेंगे, जितने आपके मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि प्रोपीन में आपके टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए अपने, 4। बताओ इस वाली एल्कीन में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मैम 7। 7। 7. हाँ यस राइट। आपने कैसे करा, मैम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, और अल्फा हाइड्रोजन कैसे आएंगे तुम्हारे पास, ये sp2 है, दिस इज sp2, sp3, दिस इज sp3, टोटल कितने दिख रहे हैं मुझे,
6, आंसर क्या देगा 7। समझ गए एक्सक्यूज मी मैम, जी? मैम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन साथ साथ हो सकते हैं? किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर? यस मैम। हाँ, ओके। टॉलिन में हो सकते हैं। ये देख, सिर्फ यही है या और भी एग्जांपल? ये देख, डबल बॉन्डेड कार्बन है ना sp2, ये मेरा sp3 है, अल्फा, डबल सिंगल डबल, और ये देख आगे नेगेटिव चार्ज घूमेगा ना, तो ये टॉलिन है ना, तो टॉलिन में जो तूने पूछा दोनों हो सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकती है और रेजोनेंस भी हो सकती है। ओके। आज क्लियर? चलो इसमें बताओ कितने बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स? मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बता रही हूँ, आपने इन सब में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं मुझे। हम चार्ट में बता दें? हाँ, हम 1 सेकंड के लिए पीछे हटना। मैम डन। एक्सक्यूज मी मैम, मैम सिर्फ टॉलिन में ही होती है दोनों? हाँ जी बेटा। मैम दोनों जो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेट, सॉरी मैम, जो ये दोनों होती हैं वो सिर्फ टॉलिन में होती हैं और किसी में भी होती हैं? और भी बहुत एग्जाम्पल है जिसमें हो सकती है। ये याद नहीं रखना है? नहीं नहीं, तो तुम्हें देख के पता लग जाएगा ठीक है। किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है किसमें नहीं हो रही है। Done, ma'am. Right. हाँ जी, करेंट डिस्कस। Yes, ma'am.
सबने कर लिया? चैट बॉक्स में आंसर बड़े कम है। फर्स्ट में 0, देखो मैंने बोला था ना अल्फा कार्बन में तुम्हें दिक्कत आएगी, वही दिक्कत कर रहे हो तुम। अच्छा कनिष्का मैं बताती हूँ बेटा, देखो P3 वाले स्टूडेंट्स एक बार देखो, sp3 और sp2 अगर नहीं पता चल रहा है तो बेटा एक बार चेक करें। देखो जब भी, जैसे मैं फर्स्ट की बात करती हूँ, फर्स्ट कंपाउंड को लेके समझाती हूँ तुम्हें। आप बेटा कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आता है ना, उसमें कार्बन की कोवैलेंसी पूरी कर लो। कार्बन की कोवैलेंसी इतना तो आप सबको पता है 4 है। तो जैसे एक कार्बन जो कोवैलेंसी सेट, जैसे ये कार्बन है, ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, बनाने 4 थे, बाकी जो बच गए उतने हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। जितनी कोवैलेंसी बच जाती है उतने हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब हाइब्रिडाइजेशन की दिक्कत आ रही है ना, तो आप याद रखना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें बेटा हम क्या काउंट करते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं, पाई को नहीं काउंट करना। जैसे कि आप इस कार्बन को देखो, मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, और अगर मेरे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आते हैं ना, तो जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, हाइब्रिडाइजेशन वो होती है अपनी sp। अगर 3 आते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3। ठीक है, मैम अल्फा हाइड्रोजन समझ नहीं आया, कैसे निकाले? अल्फा कार्बन समझ में आया? नो मैम। धन्यवाद। डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने माय डियर? ये देखो अल्फा कार्बन की, ये क्या डेफिनेशन है अल्फा कार्बन की? पढ़ो क्या लिखा है। हम पढ़ लिया, ओके ठीक है। ठीक है ना, तो मेंस तुम सारे कार्बन को क्लासिफाई करो ना, तुम्हारे पास कंपाउंड में जितने भी कार्बन है उनको क्लासिफाई करो, कौन से sp3 और कौन से sp2 हैं। तो वो सारे sp3 जो डायरेक्टली अटैच होंगे sp2 से, वो सारे क्या होंगे? अल्फा। ओके मैम। तो फिर मैं अब सिखा रही हूँ P3 के बच्चों को जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखा है कि कैसे देखते हैं। तो आप बेटा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला लगाएं ऑन एटम, ऑन एटम। अब जैसे मैंने ये कार्बन नंबर 1, चलो नंबरिंग कर लो और आसान हो जाएगा। इसको नंबर 1 दे लो, इसको 2 दे लो, इसको 3 ले लो, 4 5 6। अब मैं निकाल रही हूँ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन कार्बन 1। तो बताओ कैसे निकालोगे तुम? सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, एग्री? तो कार्बन नंबर 1 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4। कोई लोन पेयर है? नो तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए? 4। तो अगर 4 आए तो क्या आता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। C2 पे निकालो, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई। ये देखो कार्बन 2 कितने सिग्मा बना रहा है? 3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन C2 कितना आ गया? 3 सिग्मा, लोन पेयर 0। तो भाई 3 के हिसाब से क्या बनता है? sp2। sp2।
इसी तरह से C3 अब निकालो तो खुद ही निकालते जाओ। लोन पेयर तो कहीं है ही नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कहीं पर लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन C3 निकालो, क्या आ जाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन 3 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3 कार्बन 3 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3 सिग्मा, एक हाँ। पाई, पाई तो मैंने लेना ही नहीं है, तो 3 सिग्मा के हिसाब से क्या आ गया? sp। 2 समझ के बात को? अब Yes, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन C4 बनाओ। कार्बन नंबर 4 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4 4 + 0 4, क्या आ गया? sp3 ये भी क्या आ गया? sp3। ये भी क्या आ गया? sp3। ये भी क्या आ गया? sp3। ये क्या आ गया? sp2। ये क्या आ गया? sp2। राइट? P3 स्टूडेंट्स क्लियर है? एंड मैम एस कैरेक्टर क्या होता है? हाँ जी बेटा। मैम एस कैरेक्टर एस करेक्टर क्या होता है? ये बेटा सिंपल आप देख सकते हो, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s का एक p का एक 50% s आ गया ना, और 50% p आ गया मेरा। यस मैम मैथमेटिकली ले लो sp2 टोटल का, टोटल 3 है, 3 में से s की 1 है, p के 2 हैं, परसेंटेज निकाल लो, क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ s कितना आ जाएगा? 1 है ना s का, और टोटल मेरे पास ऑर्बिटल है कितने? 3 × 100, तो 100/3 कितना आ जाएगा? 33.33। यस मैम sp3 निकालना है, sp3 में कितना परसेंटेज है s करेक्टर का? तो जिसकी परसेंटेज निकालनी हो वो कितना? 1, और टोटल कितने हैं? 3 + 1 4, तो 100/4 कितना आ गया? 25 एग्री? यस मैम समझ आई बात? अब Yes, यहाँ पर ma'am. अगर sp करना है, इसमें आपने परसेंटेज निकालनी है, sp में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर निकालना है, तो s अपना 1, टोटल कितने? 1 + 1 2 × 100, तो 100/2 कितना आ गया? 50%। 50% एग्री? यस मैम तो अभी मैंने आपका वो कर दिया, बॉन्डिंग का फिलर कर दिया, पर आप ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे बॉन्डिंग के चैप्टर में ना वैसे, पर अभी के लिए जितनी जरूरत है आपको टॉपिक के लिए वो मैंने बता दिया। ओके मैम ठीक है, अब मुझे बताओ, ये काम तो हो गया, अब अल्फा मार्क करो ना। तो हमने क्या बोला? वो sp3 जो डायरेक्टली sp2 से कनेक्टेड है वो क्या होता है? अल्फा। ये भी क्या है? अल्फा। क्या ये 6th कार्बन अल्फा है? नो मैम नो मैम। ये दोनों तरफ किससे अटैच्ड है? sp3। अल्फा नॉट अल्फा, सो दिस इज नॉट अल्फा। क्या 5th वाला कार्बन अल्फा है? नो ना। मैम ये sp3 दोनों तरफ किससे अटैच्ड है? sp3 से। इट्स नॉट अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा वाले कौन से आ गए? कार्बन नंबर 4, कार्बन 4, और क्या आ गया? कार्बन 1 आर अल्फा। तो हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन, तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है अब तुम्हें? बोलो, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे फिर? 5 5। इसका आंसर आएगा 5।
हाँ जी, क्लियर करें बेटा? अब बताओ फिर इसको अगर तुम एक्सपेंशन मोड दोगे, राइट? तो अब ये सारे अल्फा हैं, तो कितने आ गए मेरे पास? 12 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 13. 13। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो कार्बन पर दो CH3 है जैसे, तो उनमें दोनों हाइड्रोजनी दोनों जो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड है मैम वो डबल बॉन्ड बन जाए, और मैम कार्बन पे चार्ज आ जाए +2 सॉरी। कार्बन पे +2 कैसे आएगा? सिग्मा मैम पाई यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट करानी है ना, एट ए टाइम एक ही सिग्मा को करोगे ना आप डिस्प्लेस, एक ही सिग्मा बॉन्ड को करोगे ना एट ए टाइम। ओके मैम 2 नहीं हो सकते? ना ना, 2 कैसे होंगे? ऑर्बिटल में बताया तो हुआ है कितनी बार, एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 2। तो फिर 4 घुमा के करना क्या जब ऑर्बिटल में जगह ही नहीं है? ओके मैम। ठीक है, इधर कितने बनेंगे 4 में? 8. गड़बड़ गड़बड़ कर दी तुमने। 4 3 7 8 8 बोला ना। Yes, ma'am. हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ 8। मैं तुम्हें बोल रही हूँ इस टॉपिक में सब कुछ आ जाता है, बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बस ये बेसिक चीज नहीं आती होती अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने बच्चों को हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। कितनी इजी गेम है। एक देखो गेम का सिंपल सा रूल है, सिंपली sp2 के साथ जो sp3 वाला है वो अल्फा है, फिर भी कहीं ना कहीं मिस करना ही करना तुम लोगों ने, मैं बता रही हूँ तुम लोग people are going to miss it, so be careful about this topic। यहाँ पे 5th में क्या आएगा? Ma'am, 1. Okay, let 0। where is the alpha carbon in ethene? Just tell me what is alpha carbon? sp3. sp3 connected to sp3 hybridized carbon is alpha, there is no carbon in ethene which is sp3, 0 Excuse me, ma'am. जी। लेकिन मैम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स तो 1 प्लस अल्फा हाइड्रोजन था, तो मैम अल्फा हाइड्रोजन तो 0 है लेकिन 1 नहीं होगा फिर? अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कहां से बनेंगे? यस मैम। राइट मैम पहला पेज करना एक सेकेंड। 5th बता दो दोबारा। 5th में भाई ओपन कर लो तुम इसको जरा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। ये भी भाई है sp2, ये भी भाई है sp2। जो 0+1 होता है, हाँ जी, जो +1 ऐड होता है। अरे 1 प्लस तब ऐड करेंगे अगर मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है हाँ। अगर मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रही है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कहां से बन गए? अगर सिग्मा पाई का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। धन्यवाद। मैम 0। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना पढ़ाऊं कोई और पढ़ाए तो क्या हाल होगा है? 0। मैम yes 0। ma'am 0 हाइड्रोजन बोला मैंने, अल्फा की नेक्स्ट होता है बीटा। तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन का है, दिस इज अल्फा कार्बन ना। यस। तो इसको कैसे, ये तो बीटा है, अल्फा की नेक्स्ट क्या होता है? बीटा। अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। So hyperconjugating structure is 0. एक्सक्यूज मी मैम। So एक ही सिंपल चीज होती है, एक ही चीज बस। तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं होते अपने आप ऊपर, तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम ठीक कर सकते हैं। एक ही लाइन को बार बार करना है, बार बार करना है। 1 मिनट, अब बताना जरा मुझे तो
ये कौन है sp2, ये कौन है sp2, ये कौन है sp3, ठीक है ना। तो ये मेरा बन गया ना अल्फा। कहाँ है अल्फा के पास हाइड्रोजन, उसके पास तो मिथाइल ग्रुप है। कहाँ है हाइड्रोजन अल्फा, दिखाओ मुझे कहाँ है। एक्सक्यूज मी मैम। अल्फा कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो बीटा होता है। जी बेटा। मैम लेकिन जैसे जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज 1 प्लस अल्फा कार्बन, तो मैम अल्फा हाइड्रोजन, तो मैम यहाँ पे 1 ही आंसर आना चाहिए। माय डियर, जब सिग्मा पाई कॉन्जुगेट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हो आप, ये कब बनेंगे? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कब बनेंगे? जब तुम सिग्मा और पाई का डिस्प्लेसमेंट कराओगे। यस मैम। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा पाई डिस्प्लेस होंगे? नो मैम। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो फिर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस कहां से आएगा? ओके मैम। बिना आग के धुआं नहीं। तुम कह रहे हो धुआं है, समझ रहे हो बात को? जब Yes, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज द मेन सोर्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा। अब वही नहीं है भाई, तो फिर कहां से हाइपर कॉन्जुगेशन और कौन से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स? ये तो तब लेना है जब मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है। ओके मैम। नो हाइपर कॉन्जुगेशन तो मतलब क्या? नो HCS, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। हम इसमें फर्स्ट पेज करोगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेक्चर का फर्स्ट पेज। यस मैम। इससे हाँ। अगला करना? स्क्रीनशॉट लेने हैं। नो मैम। ओके मैम, ठीक है, हो गया। मैम 1 मिनट, पेज 3 दिखाना। जी बेटा, जो माइंड में कोई भी किसी तरह का डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट का गलत परसेप्शन जा रहा है, आप मेरे से पूछ ले। जैसे बहुत से बच्चों ने कॉमन परसेप्शन लिया कि 1 ऐड कर दो चाहे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 3-4 बच्चों का कॉमन परसेप्शन चला गया ये। तो कोई भी गलत आप कॉन्सेप्ट रिसीव कर रहे हैं जो कि मैंने नहीं बोला, आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में आई ना? आप अल्फा हाइड्रोजन में अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? मैम जो अल्फा कार्बन होएगा उसी के साथ वाला हाइड्रोजन। इस जन्म में तो बनेगा नहीं है भी। यस मैम। मैं तेरे को बोलती हूँ अगले जन्म में तू टीचर बने हैं। हम बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, रहने दो। तो इस जन्म में तो तू बनना नहीं है, तूने मुझे बताया। अल्फा हाइड्रोजन में क्या दिक्कत है तेरे को, बता जरा। मैं कंफर्म करें, जो हमारा अल्फा हाइड्रो कार्बन बनेगा उसी के साथ वाला हाइड्रोजन जो होगा वो अरे अल्फा हाइड्रोजन होगा ना? attached होगा। है अल्फा हाइड्रोजन is that hydrogen which is connected to alpha carbon. ओके मैम, ठीक है, यही कंफर्म करना था। मैम इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं? क्या कह रहे हो? इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाइड्रो मतलब अल्फा कार्बन। या इसको बंद करो, ये ना सुनता ही नहीं है मेरे को फैंस की प्रेजेंस में ना। स्विच ऑफ द फैंस, इनकी ऑडिबल नहीं होती है वॉइस। मैम ठंड नहीं लगी लियो पंखे में? नहीं, हमें तो गर्मी लग रही है, बहुत नॉइस है इनका ना। हाँ बोल तरनवीर, थोड़ा लाउड बोल, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था ये नहीं लिख सकते कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अल्फा कार्बन से। तो मैं बेटा पिछले 15 मिनट से ये भाषा बोल रही हूँ। नहीं, आपने सिर्फ कनेक्टेड लिखा है ना? है? आपने सिर्फ कनेक्टेड लिखा है। हाँ, और क्या लिखना है? डायरेक्टली कनेक्टेड।
डायरेक्टली कनेक्टेड और कनेक्टेड में क्या फर्क है? मैम डायरेक्टली मतलब सीधा सी से जा रहा बॉन्ड, और तो कनेक्टेड मैंने में तो लिखा अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन व्हिच इज कनेक्टेड टू अल्फा कार्बन। नहीं, कनेक्टेड में तो इनडायरेक्टली भी हो जाएगा, जैसे अच्छा दूसरे बता, कार्बन के इनडायरेक्टली साथ। का केस एक्सप्लेन करी जरा मेरे को। जैसे अगर CH3 आ गया तो उसके भी तो कनेक्ट ही होंगे एक टाइप से। है अगर CH3 आ गया साथ में मीथेन आ गया तो उसके भी तो कनेक्ट होंगे हाँ, मतलब ये इनडायरेक्टली। वाला केस है ना, ये वाला यस केस। मैम। हाँ तो माय डियर वो बीटा कार्बन है, वो बीटा हाइड्रोजन होगा। ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ? यस आगे मैम। मूव करूं मैं? यस मैम। अभी और प्रैक्टिस करने के लिए ना, ऐसे टाइम नहीं मैं वेस्ट कर सकती, मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसके साथ इसको रिलेट करते हैं, ठीक है? वैसे तो भैया हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ और पार्ट है, पर पहले तुम्हें इसमें मास्टरी करनी पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट में। तो मैं एक एप्लीकेशन पार्ट बता रही हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि भी हाइपर कॉन्जुगेशन तो मेरा बीच में छुड़वा रहे हो, और अभी तुम्हें इसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो मैं इसलिए इसको किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके फिर बताती हूँ। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर साल जेई नीट में आता ही आता है, हर साल हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन is to explain stability of alkenes. Stability of alkenes. Stability of alkenes. आपको बहुत सारी एल्कीन्स दे दी जाएंगी, आपको कहा जाएगा इनको अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है? बहुत सारी एल्कीन्स दे दी जाएंगी और कहा जाएगा इनको अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर? The stability of alkene is directly proportional to number of hyperconjugating structures. Stability of alkene is directly proportional to number of hyperconjugating structures. वो एल्कीन जिसके नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। इज इट क्लियर? यस मैम। चलो अब करके दिखाना जरा। मैम 1 सेकेंड। डन मैम।
बताओ। हाँ जी, करें डिस्कस। Yes, ma'am. आर्यन चेक करो बेटा, गलत है। अंश आप भी एक बार दोबारा देखो, अभी भी गड़बड़ हो रही है। भूमि परफेक्टली सही लग रहा है तुम्हारा। अंश 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 ये किसका था? अंश का, अंश आपका भी ठीक है। हाँ जी, करें डिस्कस फास्ट। Yes, ma'am. सो दिस इज sp2। सीधी बात है, sp2 के डायरेक्टली बस sp3 देखो आप। ये sp3, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3, तो ऑब्वियसली इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अल्फा अल्फा, तो टोटल कितने आ गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर इसको एक्सपेंशन मोड दोगे, सॉरी यहाँ से मेरे से एक एच मिस हो गया, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू योर आंसर। सो 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, तो हाइड्रोजन चेक कर ले इसके पास कितने हैं टोटल। इसमें 1 2 3 4 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ इसको तुम एक्सपेंशन मोड में लिखोगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखोगे तो एक एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि एक तो मिथाइल आ गया, ये अल्फा अल्फा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो ये वाला sp3, ये sp3, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ये तो दोनों तरफ मिथाइल ही लगा हुआ है, लाइन एंड मिथाइल को रिप्रेजेंट करती है। सो 0 अल्फा हाइड्रोजन। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर फिर क्या आएगा हमारा? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा 3rd में अल्फा हाइड्रोजन, फिर 4 में है, ठीक है।
पहले 7 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 2 और 6 बराबर हो गए। अच्छा तुमने 5 और 6 बराबर करा था, गड़बड़ करा तुम लोगों ने फिर। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes, मैम ma'am. फिफ्थ का आंसर 3 नहीं है? हाँ जी फिफ्थ का आंसर 3 नहीं है? 3 ये अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। कैसे बेटा? मैम एक sp2 से ऊपर वाला हाइड्रोजन, ऊपर वाला कार्बन का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक हाँ ये नीचे एक वाला। मिनट लेट मी चेंज द कलर दिस वन ना। एक ये Yes, अल्फा ma'am. बेटा, एक ये अल्फा है। मैम ये 2 हाइड्रोजन हो गए हाँ, और कौन सा है? और एक +1, तो 3 नहीं आएगा आंसर। I'm not asking about the hyperconjugating structure beta. I'm asking about the decreasing order of stability. And all the Okay. given compounds are alkenes or cycloalkenes. तो मैंने बोला stability of alkene is directly proportional to, oh yes, sorry, एक मिनट, अल्फा hyperconjugating structure मत करो बेटा, यहाँ पे number of alpha hydrogen करो। बात एक ही है, पर अगर तुम वो भी कर लो तो भी क्या दिक्कत है? तो भी आंसर तो सेम ही रहना मेरा। Yes, ma'am. Ma'am. आंसर विल रिमेन द सेम बेटा। यहाँ 3, चलो मान लो यहाँ पे 3 HCS आ गया, बात तो वही है। इसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें कुछ नहीं बनेगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं हो रही। इसमें 8 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 3, इसमें कोई नहीं बनेगा। जब हाइपर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो होनी ही नहीं है। 2 और 4 में तो, 2 और 6 में तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही, क्योंकि द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? क्या है? अल्फा हाइड्रोजन का होना। अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होनी। क्या कहते हो? Yes, ma'am. आंसर तो सेम ही रहेगा ना मेरा, चाहे तुम यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कर लो, चाहे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कर लो, आंसर थोड़ी बदलेगा मेरा। एक ही बात है। इज इट क्लियर? आप ना Yes, जिन्हों ma'am. जो पूछ रहे हो आपने फिर वही गलती कर रहे हो, 1+ वाली। मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होना वहां पे आप फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का। जब हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होनी है तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कहां से? मुझे ये बताओ। आप 1 कैसे ले सकते हो? आप कह रहे हो जब 1 लेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 1 लेंगे। अरे 1 तो तुम तब लोगे अगर उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। एग्री? एग्री कि नहीं? Yes, ma'am. समझ आया आपको टॉपिक? कुछ अभी भी गड़बड़ी करी है? नहीं मैम, आ गया। इतने अब आंसर तो बहुत कम बच्चों का ठीक था, मोस्टली गलत था आंसर। मैच हुए अब भी अल्फा हाइड्रोजन के नहीं हुए, कुछ के हो गए कुछ के नहीं हुए। तो ये परफेक्शन करनी पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है? अच्छा तुमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना? नो मैम। नो मैम, कौन कह रहा है नहीं? हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं पढ़ा था जब हमने रेजोनेंस एनर्जी की बात की थी, when we talked about the resonance energy। Yes, ma'am. तो हमने कहा था रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी निकाली थी तुमने, Yes, ma'am. रिवाइज कर लो लेक्चर्स को, ठीक है? अब एक और कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन 2 हाइपर कॉन्जुगेशन का, सेकेंड एप्लीकेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन।
Heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of alkene, which is directly proportional to number of alpha hydrogen. So देखो, जो एल्कीन की बात करते हैं, हमने क्या कहा था, जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे हीट रिलीज होती है, और जो वो हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हुआ ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के टाइम पे, ठीक है। तो देखो, अगर ये मोर रिएक्टिव होगी, अगर मेरी एल्कीन मोर रिएक्टिव होगी, मोर रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया, लेस स्टेबल। जो बंदा ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्ट करता है, वो कम स्टेबल होता है ना। हम कहते हैं ना ये बंदा बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं होती ना, समझ रहे हो। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस स्टेबल होता है। अच्छा, मोर रिएक्टिव है किसके लिए, बाहर के रिएजेंट्स के लिए। सिचुएशन क्या आ रही है, हाइड्रोजन, तो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा मोर हीट रिलीज होगी। मोर हीट रिलीज मतलब मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। देखो, न्यूरॉन्स में कनेक्शन बनाओ अपने, अगर नहीं बन रहा तो बताओ। तो क्या मैंने ये सही नहीं लिखा, जितनी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम होगी। अगर मोर रिएक्टिव है, जैसे इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो जाएगी, ज्यादा रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन के साथ, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। तो मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या, स्टेबल। उल्टा कर दो, मोर स्टेबल तो मतलब क्या, लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या, अब इसके क्वेश्चन देखो शीट में से, चेक इट्स क्वेश्चन फ्रॉम द शीट, जो घर से तुमने प्रैक्टिस करनी है। तभी मैंने ये कॉन्सेप्ट्स बताए, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और वो आप आज जाते ही बेटा प्रैक्टिस कर लेना, लिंगर ऑन मत करना काम को, क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 33, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 33। (34, 35) मैडम शीट विजिबल नहीं है। और एक मिनट बेटा, ये देखिए बेटा 33, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 लिख लिया ये? यस मैम। एक्सरसाइज 1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2 पे चलें। एक्सरसाइज 2 पे इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस 27, 28, 27, 28 ये करना 27, 28, ठीक है। अब इसमें एक मेरा ध्यान से कॉन्सेप्ट सुन लो। जब तुमने ये क्वेश्चन करने हैं ना,
तो दोनों फैक्टर लगेंगे, रेजोनेंस भी लगेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जो मैंने 5 क्वेश्चन दिए इनके सब पार्ट से काम वही सारा कुछ लगेगा। अब तो मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, अगर दोनों में कंपटीशन करा दिया जाए, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो कौन डोमिनेट होगा, कौन जीतेगा? क्यों? टीचर मत बनियो, बिल्कुल ही बनना। हाँ, ऐसे ऐसे आंसर देगी ना कुछ के बच्चे पूछेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे याद रहेगी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसे ऐसे खुश रहेंगे वैसे तो बच्चे, आज डिटेल में लेके जाओ खुश नहीं होते बच्चे। हाँ जी, क्या कहते हो भाई ऑनलाइन बच्चे, सुन रहे हो क्वेश्चन? यस मैम, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था, झगड़ा हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन और उसमें रेजोनेंस में, रेजोनेंस, दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीतेगा कौन? रेजोनेंस, कंपटीशन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को कंपटीशन करा दिया गया, दोनों ने पार्टिसिपेट किया, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी और रेजोनेंस में भी। कौन जीतेगा? हु इज द विनर? रेजोनेंस। रेजोनेंस। व्हाई क्योंकि वो पहले पढ़ाया था। ये जैसना भी सभी ऊपर, मैं ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है। डिस्प्लेस हो जाती है। प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। हम रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है। शाबाश, ये कौन बोला? ये कौन बोला? हम भूमि। वेरी गुड, शाबाश, राइट, गुड। यस, रेजोनेंस विल बी द विनर, मतलब रेजोनेंस विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं? पाई। नॉन बॉन्डिंग इन पाई, चलो पाई ले लो तुम। और हाइपर कॉन्जुगेशन में किसको डिस्प्लेस करा रहे हो? सिग्मा और पाई। पाई तो दोनों में कॉमन हो गया, तो सिग्मा और नॉन बॉन्डिंग में से किसको धक्का मारना आसान है? नॉन बॉन्डिंग को डिस्प्लेस कराना इजी नहीं है, क्योंकि वो तो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, वेला बैठा, जहां मर्जी लगा दो उसको, समझ रहे हो ना? तो याद रखना, यस मैम। रेजोनेंस विल डोमिनेट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस will dominate over hyperconjugation. Resonance will dominate over hyperconjugation. Resonance will dominate over hyperconjugation. मतलब जो मैंने आपको काम दिया है घर से करने के लिए, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस भी होगी। तुमने सबसे पहले क्या चेक करना है? रेजोनेंस। एक कोड याद रखना, अब ऑलमोस्ट काफी कुछ पढ़ लिया है हमने। एक कोड है, एयर है, एयर है, हमारी एयर के स्पेलिंग अलग हैं, ठीक है, एयर है। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी एक्सप्लेन करना है इस शीट के अंदर, तो सबसे टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट होता है एरोमेटिसिटी का। तुम्हें पढ़ा था ना एरोमेटिसिटी का क्या मतलब है? स्टेबल, सबसे स्टेबल चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। E stands for equivalent resonance. E stands for equivalent resonance. R stands for resonance. H stands for hyperconjugation. Hyperconjugation. और I stands for inductive. Last hope है inductive. Why is this order? Because it is easy to displace. It is easy to displace non-bonding electrons. It is easy to displace non-bonding electrons as compared to pi electrons.
oh sorry, as compared to sigma electrons, as compared to sigma electrons, because it is easy to displace non-bonding electrons as compared to sigma electrons. एक्सक्यूज मैम, जी बेटा, हम जो इंडक्टिव इफेक्ट है और मैम यस मैम इंडक्टिव इफेक्ट मैम कैसे करेंगे हम कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, उसका क्या रीजन होएगा? स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी की बात नहीं है बेटा। अब एक्चुअली मैंने सारे पढ़ा दिए अभी इकट्ठे, अब चलना है एप्लीकेशन पार्ट। अब देख, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं वहां पे तो मैं इंडक्टिव ही लगाऊंगी ना। यस मैम। अब जहां पर पाई भी आ गया, कॉन्जुगेशन भी आ गई, ऊपर से अल्फा हाइड्रोजन भी आ गया, सिंगल बॉन्ड भी होगा, एक मॉलिक्यूल में तीनों फैक्टर लगेंगे, तीनों लगाने पड़ेंगे हमें। लेकिन उसमें से फिर डोमिनेटिंग कौन करेगा? डोमिनेटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए ना। अब जैसे तुम घर में जाके क्वेश्चंस करोगे, उसने हीट ऑफ हाइड्रोजेशन पूछा, तुमने इसको स्टेबिलिटी से रिलेट करना है, तो सबसे पहले तुम स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू चेक करोगे। अच्छा, रेजोनेंस सपोज कर दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक में रेजोनेंस हो रही है, एक में नहीं हो रही है, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यस मैम। अच्छा, अगर दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रही है, फिर किसका लगाना है? फिर अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है। ओके मैम। ठीक है, तो ये सारे जो है ना कंबाइंड लगेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने इसको सीरियल वाइज लगाना नहीं सीखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में तीनों लगेंगे, इंडक्टिव भी लगेगा, हाइपर भी लगेगा, रेजोनेंस भी लगेगा। तो सबसे डोमिनेटिंग कौन सा है? रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि उसमें कौन से हिलते हैं? रेजोनेंस में नॉन बॉन्डिंग और पाई। फिर आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि उसमें सिग्मा पाई है। इंडक्टिव सबसे लास्ट में, क्योंकि उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं? सिग्मा। वो तो जब हम रेजोनेंस के बेसिस पे आंसर नहीं डिसाइड कर पाए, हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर पाए, तो हमारी लास्ट होप होती है इंडक्टिव। ठीक है, तो आप घर से जब क्वेश्चन करेंगे ना, आप देखना, आपको समझ आएगी उनको। जब आप ट्राई करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। कल मैं जब डिस्कशन करूंगी और क्लैरिटी हो जाएगी तुम लोगों की। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम, जी जी मैम कैन यू शो द व्हाइट बोर्ड? हाँ जी बेटा, थैंक यू। take the screenshots. Albash, are you taking? Albash is there or not? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष होता ही नहीं आजकल। हाँ जी, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट्स? मैम आई एम टेकिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट बोलते जाओ। मैम 1 सेकेंड। मैम नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट मैम, मैम नेक्स्ट, मैम नेक्स्ट, मैम नेक्स्ट, मैम नेक्स्ट। डन मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके बेटा।